हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का, जिसका कोड है 825 EYA, एक वायरल पेपर। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखना आप, मैं ऐसे पेपर कराऊंगा आपका 20 में 20 MCQ डायरेक्ट पेपर से फंसेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी कहूँगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखो साथ ही जो मैप वाला प्रश्न है ना, मैप में कैसे भरा जाएगा पहले से ये भरकर अच्छे से मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मैप वाले प्रश्न भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। जैसा कि आप जानते हो आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर में। 70 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे पेपर, यानी 100 मार्क का पूरा आपका पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर खंड अ और खंड ब में भी विभाजित होगा। खंड अ में 20 मार्क के MCQ, जिसका आंसर आपको OMR पे देना होगा। OMR शीट आपको एग्जाम में मिलेगी। और खंड ब में 50 मार्क के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें से आपके 50 मार्क में से 40 मार्क में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क के मैप वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत, ठीक है, हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है पहला, कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। भाई यंग इटली और यंग यूरोप, ये दो चीजें आप याद रखना। जिउसेप्पे मैस्सिनी, जिसको सामान्यतः मेजनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में मेजनी दे दे तो मेजनी सही होगा। ठीक है, तो जिउसेप्पे मैस्सिनी, जिसको मेजनी भी कहा जाता है, ठीक है, उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो ये संगठनों की स्थापना की। ठीक है, ये कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। किस गुप्त संगठन का? कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। और इसे लिगुरिया में, जी हमें दोस्त, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए वहां से बहिष्कृत कर दिया गया था। तो ये देखो कितनी चीजें मैं आपको बता दी, सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, आगे चलते हैं। थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ फोल्ड और हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो, 1 मिनट, इसको थोड़ा रुक जाओ। चलो ये देखो अगला प्रश्न, सेकंड नंबर क्या है, कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया भाई? तो कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, ऑटो वन बिस्मार्क। सही ऑप्शन ए वाला है, कैसर विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो देखो 1789 में, ठीक है, फ्रांस में एक काफी मतलब निरंकुश राजा का अधिपत्य था। वो राजा कौन था भाई? तो लुईस 16वां, और पूरे फ्रांस पे राज करता था। और उसकी शक्तियाँ जो असीमित थी, तो असीमित राजतंत्र था, लेकिन कैसा? असीमित, मतलब उस राजा की शक्तियाँ असीमित थी, मतलब जो चाहे वो जो करता था। ठीक है, तो इसलिए असीमित राजतंत्र। चलो तीसरे के बाद चौथा हम लोग का प्रश्न हो गया कि ब्रिटेन में कानला समाप्त करने का क्या कारण था। भाई ब्रिटेन में कानला समाप्त करने का कारण ये था कि वहाँ के उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि कानला आने के बाद मतलब जो खाद्य सामग्री हो गई ब्रिटेन में काफ़ी महंगी हो गई थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने मतलब सरकार के खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया। तो उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों के विरोध के कारण कानला जो कानून था उसको खत्म कर दिया गया। कानला कानून क्या था? तो कानला कानून जैसे मतलब ब्रिटेन सरकार द्वारा बनाया गया था, मतलब दूसरों देशों से जैसे मतलब खाद्य पदार्थ हमारे देश में नहीं आएंगी। ठीक है, यही कानला था। चलो आगे चलते हैं। 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। भाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। संघ सूची यानी जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाए। तो प्रतिरक्षा, रक्षा पे आप देखते हो, ठीक है, हमेशा केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। मतलब कहने का मतलब कि श्रीलंका में कौन मतलब धर्म के काफ़ी लोग हैं, तमिल के, ईसाई, सिंघली या मुस्लिम। तो वो है सिंघली, लगभग 70% लोग सिंघली हैं। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे तमिल हैं। आगे चलते हैं 7वें के बाद 8वें नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है।
देखो भारत में संघात्मक शासन है, बेल्जियम में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, श्रीलंका में नहीं है, एकात्मक टाइप की सरकार है। ठीक है, चलो 8वीं बात 9 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, चलो भाई प्रश्न संख्या 10 के बाद यहाँ हम लोग 11 पर आ जाते हैं। देखो 11 नंबर प्रश्न को कराने से पहले देखो मैं आपको मैं अपनी एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। देखो ये हमारी एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारी एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी ये ओपन हो रही है। ठीक है भाई, नेटवर्क वीक है क्या? नेटवर्क में लग रहा है वाईफाई नहीं खोला हूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ, वाईफाई खोल लेता हूँ। ओके चलो खुल गया। ठीक है, एप्लीकेशन भी खुल गई। देखो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा मैं कट करता हूँ। ये हमारी ऐप है, कुछ इस प्रकार की दिखती है। यहाँ पे देखो ये मॉडल पेपर आपका मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज में जाओगे बिल्कुल फ्री में, क्लास 10th में जाओगे, देखो यहाँ क्लास 10 में जाओगे तो हिंदी इंग्लिश मैथ ये सब दिखा रहा है। जैसे हिंदी पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ 2 टेस्ट में ऐड किया है, लेकिन अभी इसको अभी प्राइवेट किया हो, ये अभी पब्लिक है। इस टेस्ट को आप जाकर दे सकते हो। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क 15 मिनट, तो आप जाकर टेस्ट जरूर देना। ऐप डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करोगे ऐप? तो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का क्या नाम है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ऐप का नाम है यूपीएमएसपी स्टडी। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा देखो यहाँ पे सारा का सारा मॉडल पेपर, इसमें जाओगे ना, देखो इसमें जाओगे क्लास 10 का, सॉरी देखो नहीं दिखा क्या आपको, चलो यहाँ दिखाता हूँ। ये मॉडल पेपर पे क्लिक करोगे, क्लास 10 पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ सारा हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे देखो मॉडल पेपर पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ से मॉडल पेपर भी जो बोर्ड वाला है उसको देख सकते हो। यहाँ जाओगे तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सिलेबस उसी प्रकार यहाँ पे मैं फ्री में नोट्स अभी ऐड नहीं किया हूँ, ऐड करने वाला हूँ, चूँकि थोड़ी नई एप्लीकेशन है। तो यहाँ जो पेड कोर्स है हम लोग का लक्ष्य बेस्ट, इसमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें मुझे बच्चे पैसे देते हैं। ठीक है, 299 रुपये ये बैच है, 299 रुपये का आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा मैं आपको बता दूँ। इसमें आपको मिलेगा 2023 के और 2024 बोर्ड एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट के। हिंदी के 7 कोड के पेपर थे 2023 में, तो 7 कोडों के, 2024 के 7 कोडों के, मैथ के 2023 के 7 कोडों के, 2024 के 7 कोडों के, इसी तरह हर सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगभग हर एक सब्जेक्ट का 14 मिल जाएगा। केवल पेपर नहीं, पेपर के साथ साथ उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब एक बार वीडियो देख लो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद पीडीएफ से पढ़ते रहो, याद चीज़ें करते रहो। और सब जैसे हिंदी का 7 14 पेपर है, तो वहाँ 14 हिंदी का टेस्ट मिल जाएगा। 14 के अलावा और भी टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी वहाँ पर आपको मॉडल पेपर बनाकर वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब मिलेगी लक्ष्य बैच में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो भी मेरे पास नोट्स, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। एक स्पेशल वहाँ ग्रुप है, ठीक है, वहीं पे ऐड भी कर दिया जाएगा, जिसमें बार बार मैं आपको मतलब देता रहूँगा चीज़ें कि ये याद कर लो, ये याद कर लो। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लेना, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है। बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, आप समझ सकते हो, इतनी चीज़ें मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आपके स्कूल या कोचिंग में मुश्किल से मुझे नहीं लग रहा है कि 2-3 ठे भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाता होगा, और प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे इस एप्लीकेशन में आओगे, पहले रजिस्ट्रेशन कर लोगे, डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो ये पेड कोर्स में आओगे तो बाई कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब देखो बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट पे को कहेगा, पे ऑनलाइन। अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज करते हो तो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो किसी दूसरे से कराना है, अपने चाचा से, भैया से, या किसी दुकान पर जाकर आपको पेमेंट कराना है तो दुकान पर चले जाना और वहाँ पे बात कर लेना। वो 299 रुपये है बैच का प्राइस, तो 10 रुपये अधिक लेंगे और आपका पेमेंट कर देंगे। कैसे करना है, तो उनको कैसे आप पेमेंट करवाओगे, तो यहाँ स्कैन QR जाकर अपने मोबाइल में ही स्कैन QR यहाँ पे है ना, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपका देखो एक QR टाइप का यहाँ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और जब पेमेंट कराना हो तब ये QR जनरेट करना, क्योंकि केवल 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, 5 मिनट बाद ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको न्यू QR जनरेट करना पड़ेगा, और ये QR कोड उसको दिखा देना। इस QR कोड पे वो पेमेंट कर देगा ना। पेमेंट करने के बाद ये डायरेक्ट आपका, हमें कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ही पेमेंट हुआ ये हट जाएगा और तुरंत बैच खुल जाएगा, आपका पेमेंट करने को नहीं दिखाएगा पेमेंट होने के बाद। ठीक है, तो QR पे आप पेमेंट करा सकते हो किसी दुकान से। ठीक है मेरे भाई, तो बैच में आप जुड़ जाओगे और इसमें से आप पढ़ना चालू कर दोगे। ठीक है, काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड जरूर करना। यूपीएमएसपी स्टडी आपने देखा नाम। ठीक है, ये देखो ये ऐप काफ़ी शानदार है, इसको डाउनलोड करना। ठीक है,
लक्ष्य पे ज्वाइन करो या ना करो, ठीक है। बाकी ज्वाइन करोगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। केवल 2023 में इससे बच्चे पढ़कर ना 90% लाए थे, और 2023 में तो काफ़ी स्टडी मटेरियल कम था। 2024 और इस बार मतलब 2023-24 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार यानी 2024 और 25 के जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनके लिए तो और ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और स्टडी मटेरियल हो गया, तो वो सब कुछ मैं दूंगा, तो समझ सकते हो। और पहले भी 299 प्राइस थी, अभी भी 299 है, कोई अधिक कम नहीं किया हूँ, ठीक है। तो आप बैच जरूर ज्वाइन करना। बाकी चलो आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 10 ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र से कौन संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन। बिल्कुल सभी संबंधित है, तो इनमें से सभी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। लोकतंत्र जिसमें पारदर्शिता हो, वैध शासन हो, उत्तरदायी शासन हो, हर चीज़ का जवाबदेही हो, वही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र संबंधित ये सभी हैं। आगे 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है भाई? तो उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ भाई मतलब पहाड़ टाइप के सब खेत होते हैं, पहाड़ी एरिया, इसलिए वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है भाई? रबी का फसल जो जाड़ों में बोया जाता है। अभी धान काटकर जो बोया जाएगा, तो क्या बोया जाएगा? अभी धान काटकर चना बोया जाएगा, गेहूँ बोया जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? रबी की फसल, जो अभी जाड़ों के महीनों में यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, वो रबी की फसल होती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 13 नंबर, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो मोनोजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना, सी वाला। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो चूना पत्थर है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वह है आपका सीमेंट मेरे भैया, सीमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। सेम टू सेम यही ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें आप श्रीलंका चूज कर लेना। उसके बाद 15 के बाद 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज, तो देखो लौ अयस्क, ये एक धात्विक खनिज है यानी धातु है, ठीक है। चलो 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट यहाँ पे भरना है, में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्रक या प्रारंभिक क्षेत्रक जिसको बोल देते हो, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो ये 17 नंबर क्वेश्चन हुआ भाई। इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट। चलो यहाँ देखते हैं मेरे भाई, ये देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो देखो एंथ्रासाइट कोयले का अयस्क कोयला से संबंधित है या, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? ठीक है, देखो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक कहोगे भाई ये बांग्लादेश कहाँ से आ गया? आपकी सोशल साइंस है भैया, चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है। तो निम्न में से किस वर्ष, इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में मिलेगा, निम्न में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो 1970 में, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पे किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व पे, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आता है, तो मैं लॉन्ग आंसर टाइप में आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो ये 20 हम लोग के MCQ हो गए मेरे दोस्त, 20 MCQ हो गए। चलो आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग, ये खंड अ के बाद खंड ब में। अब देखो खंड ब में जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी ये इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 मार्क वाला होगा और लॉन्ग में आपका 6 मार्क वाला होगा, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न है और इसका अथवा कर कर यहाँ पे एक प्रश्न है, हर एक प्रश्न में इसमें अथवा रहेगा, मतलब 2 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से एक करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आप करो। उसी प्रकार देखो ये दूसरा प्रश्न है, दोनों में से कोई एक करना है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है और अथवा कर कर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे दिया है, ठीक है। और चौथा यहाँ पे प्रश्न है और अथवा कर कर यहाँ दिया है, यानी 8 प्रश्न यहाँ दिया रहेगा, 8 में से कोई आपको 4 करना होगा। कोई 4 मतलब ये भी कर लो ये भी कर लो नहीं, जैसे ये चौथा प्रश्न है तो इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तीसरे मान लो दूसरा प्रश्न है तो दूसरे प्रश्न में से आप कोई एक चूज कर कर लिखना है, हर प्रश्न में से एक एक आपको चूज कर कर लिखना है। तो 4 प्रश्न करना है और ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 4-4 मार्क का होगा, यानी यहाँ पे 16 मार्क मिलेगा आपको ये 60 आंसर टाइप लिखने का। मतलब ये 80 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है।
मतलब आप कम से कम 4-5 लाइन इसका उत्तर लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हो गए। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न सेकेंड रहेगा, जिसमें आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इनमें 150 शब्दों में उत्तर लिखना होगा, यानी थोड़ा बड़े बड़े इन प्रश्नों का उत्तर होगा और ये 6 मार्क के रहेंगे। इसमें भी सेम वही प्रश्न रहेंगे, जैसे ये देखो 5वां प्रश्न है, तो इसमें मतलब ये प्रश्न है और अथवा कर एक दिया है, तो आप ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना है। उसी प्रकार 6वां प्रश्न है तो 2 प्रश्न इनमें से कोई एक करना है। 7वां प्रश्न है तो इसमें भी आप देख सकते हो 2 प्रश्न है, कोई एक करना है। 8वां प्रश्न है तो 2 प्रश्न इनमें से कोई एक करना है। इसमें भी आपका 8 में से 4 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न 6 मार्क का, यानी 6 चौका 24 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार 24 और 16 आपका 40 मार्क का आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आगे चलो 10 मार्क का आप लोग का मैप वाला होगा, जिसको मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। अब कहोगे भैया आपने इसको सॉल्व नहीं कराया, तो देखो इन सारे प्रश्नों को एक वीडियो में तो इतना सब प्रश्न कराया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ये भी कराता हूँ, ये अथवा वाला भी कराता हूँ, सब कराता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे इसको हैंड रिटेन टाइप का लिखकर, किसी में 2 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न मैं करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। अभी देखोगे तो 5 दिन पहले, ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला था, मतलब क्लास 10 सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कर। ठीक है, हर साल परीक्षा में आता है, उसका ऐसे थंबनेल होगा, तो जाकर देखना, वो इसी में से सब लेकर मैं कराता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में इतना प्रश्न कराना संभव नहीं है, आप समझ सकते हो। 3 घंटे की 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसके साथ साथ समझाना ही भी पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए वैसे छोटे छोटे वीडियो में तो किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 प्रश्न देकर मैं करवाता रहूँगा, तो आप वीडियो देखते रहना। बाकी चलो इधर मैं जो ये आपका मानचित्र वाला प्रश्न है इसको कराता हूँ। देखो मानचित्र में भी 2 प्रश्न रहेंगे। मानचित्र में जैसे ये एक प्रश्न है ना, ठीक है, देखो 9 का ए प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको आधा मार्क इसका नाम लिखने का और आधा मार्क आपको दर्शाने का, नहीं 1 मार्क मिलेगा। लेकिन दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी होते हैं उनके लिए मतलब इसमें क्या होता है कि देखो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र काली के विकल्प के रूप में मतलब उनको 1-1 मार्क मिलता है, उनको मैप में दर्शाना नहीं होता है। ठीक है, जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी होते हैं, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है। अब देखो जो यहाँ 5 प्रश्न रहेंगे ये आपके हिस्ट्री वाले से रहेंगे, हिस्ट्री वाले पार्ट से। ठीक है, और जो ये 5 प्रश्न रहेंगे आपके भूगोल वाले पार्ट से रहेंगे। तो आपका केवल हिस्ट्री यानी इतिहास और भूगोल से ही 5-5 मार्क का मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलो हम लोग करते हैं ये मानचित्र वाले प्रश्न। इसको थोड़ा मैं अभी साइड में रखता हूँ। ठीक है, और चलो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। देखो ये सितंबर 1920 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, एक विशेष अधिवेशन था, याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, तो ये कहाँ हुआ था? एक विशेष अधिवेशन था और यह कलकत्ता में हुआ था। तो इसको आप याद रखना। इसके बाद आई थिंक सितंबर के बाद मतलब नवंबर की दिसंबर में एक और अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक नवंबर में कि दिसंबर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में। तो चलो ये सितंबर 1920 में आप याद रखना। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है मेरे भाई? तो वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ तो कलकत्ता। अब कलकत्ता आप मैप में दर्शा दो, ऐसा मैप आपको मिलेगा एग्जाम में, ये दर्शाया हुआ नहीं मिलेगा, ये खाली मैप एकदम मिलेगा, आपको दर्शाना होगा। तो आप देख लो कलकत्ता कहाँ पड़ता है भैया, तो ये पूरा भारत का मैप है, ये आपको मतलब याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, आप डायरेक्ट बता सको, नाम भी कहीं ना लिखा हो तो। ठीक है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश बोलूँ तो आप बता दो कि ये देखो ये बड़ा सा दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश है। मैं कहूँ कि महाराष्ट्र बताओ तो ये महाराष्ट्र है। मैं कहूँ कि तमिलनाडु बताओ तो कहो कि ये नीचे ये तमिलनाडु है। तो ऐसा आपको बता देना चाहिए, तभी ये मैप वाला प्रश्न कर पाओगे। अब देखो कोलकाता, कोलकाता कहाँ पड़ता है भाई? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल कहाँ है? देखो ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया जो देख रहे हो, इधर से इधर ये देखो इतना सब यहाँ से ये सब गया है। ये वाला जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में यहीं पे देखो, यहीं पे ये यहाँ पे कोलकाता पड़ता है। तो देखो ये चिन्ह हमें दिया था, ये चिन्ह दिया था कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये चिन्ह देखो, ये चिन्ह द्वारा मैंने दर्शा दिया, ऐसे करके ये कर दिया और फर्स्ट लिख दिया है कोलकाता। ठीक है, और देखो ये वाला जो ये लिख आप कहीं भी सकते हो, ऐसे खींच कर ऐसे भी यहाँ लिख सकते हो कि कलकत्ता। ठीक है, मतलब ये कलकत्ता है, या ऐसे कलकत्ता लिखकर ऐसे दर्शा दो यहाँ पे। समझ रहे हो? आप दर्शाने को कई तरीकों से दर्शा सकते हो। ये वाला जो एरिया है जिसमें कलकत्ता लिखा गया है ये बांग्लादेश है, इस चीज़ को याद रखना। ये वाला बांग्लादेश है, ये बॉर्डर के इधर ये बांग्लादेश है, ये वाला एरिया ना ये वाला बांग्लादेश है। ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका पश्चिम बंगाल है और इसमें ये कलकत्ता है। तो आप कहोगे इसमें क्यों लिखे हो, तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्शाना आपको एकदम जगह पे है। ठीक है, चलो बाकी देखो सेकंड प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो भाई दांडी,
वो कौन सा स्थान था? दांडी। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में भाई, गुजरात में। देखो इधर कहीं अहमदाबाद है और इधर आओगे तो यहाँ समुद्र किनारे दांडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर उन्होंने अपना नमक कानून तोड़ा था। तो ये सेकंड का उत्तर है, मैंने ये दर्शा दिया है, इससे दर्शाने को बोला है, सेकंड लिख दिया है और दांडी लिख दिया है। बाकी देखो ये दर्शा कर ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ भी कि दांडी, ठीक है, और ऐसे आप कर सकते हो और ये सेकंड का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो सेकंड, या यहाँ भी लिख सकते हो सेकंड, ठीक है, आपका मन। तो ऐसे भी कर सकते हो। आगे देखो, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी भाई? तो भाई पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में घटी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अमृतसर को दर्शा दो। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और पंजाब में भी कहाँ पड़ता है, आपको थोड़ा लोकेशन मालूम होना चाहिए। जैसे ये वाला पंजाब का, ये देखो ये वाला पंजाब का एरिया है, ये इधर पाकिस्तान से सटा हुआ, इधर पाकिस्तान अब पड़ता है। तो अब देखो यहाँ, अब यहाँ दर्शा दोगे अमृतसर तो दिक्कत हो जाएगी, आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। इधर अमृतसर पड़ता है इधर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दर्शाया है और लिख दिया है थर्ड और अमृतसर, ठीक है। चलो उसके बाद फोर्थ, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। भाई बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन तो बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। हालांकि अभी तो ये दो मतलब उत्तरी और पश्चिमी ऐसे कर दो चंपारण में बटा हुआ है, दो चंपारण जिले में बटा हुआ है। चलो तो ये चौथे का आंसर देखो। अब चंपारण भाई ये हम लोग की यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है यार, इधर से आएगा। चलो मैं जल्द में कर दिया, ठीक है। ये वाली अपनी पूरी की पूरी ये अपनी यूपी है, ठीक है, ये वाली अपनी यूपी है। और यूपी के बगल में ही यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम लोग का चंपारण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दर्शा दोगे, ठीक है, और लिख दोगे यहाँ पे आई भी, यानी चौथे का आंसर चंपारण है। उसके बाद पांचवा, वह जिला है जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी। भाई चौरी चौरा कहाँ घटना घटी? गोरखपुर में घटी, ठीक है, गोरखपुर में घटी। तो अब इसमें गोरखपुर हम लोग का कहाँ पड़ता है? इधर बलिया पड़ता है, इधर गोरखपुर पड़ता है, वाराणसी, इधर आपका इलाहाबाद, तो यहाँ आपका पड़ता है गोरखपुर। तो ऐसे दर्शा दो और लिख दो गोरखपुर, ठीक है। चलो तो उसके बाद ये हम लोग का 5 प्रश्न हो गया हिस्ट्री वाला। अब चलो ये 5 जो है भूगोल वाला, इसको कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या था कि एक ही चिन्ह, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा, एक ही चिन्ह दिया था, इसी चिन्ह द्वारा सबको दर्शाना था, लेकिन इसमें अलग अलग चिन्ह दिया होता है। तो चलो हम लोग अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो इस मैप में। अब देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर, आपको ये देखो इस तरह कर कर अंदर सी लिखना है, इस चिन्ह से दर्शाना है नाम सहित। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजधानी नगर लखनऊ हो जाएगी। तो पहला का आंसर देखो ऐसे, आप यहाँ भाई लखनऊ एकदम उत्तर प्रदेश के लगभग बीचों बीच पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसे ये दर्शा दिया गया और फर्स्ट का उत्तर लिख दिया गया है लखनऊ, क्योंकि नाम भी लिखना है, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना एक बांध, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो भाई नर्मदा नदी पे एक काफ़ी फेमस बांध बना है, सरदार सरोवर बांध, जिसका मतलब सरदार सरोवर बांध, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक। तो नर्मदा नदी पर बना एक बांध, ये आपका सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। गुजरात से होते हुए ये मतलब नदी प्रवेश करती है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ देखो सेकंड का उत्तर यहाँ पे है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये गुजरात का एरिया है, ठीक है, ये गुजरात है। और यहाँ देखो ये नदी यहाँ से, यहीं से ऐसे ये प्रवेश करती है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे इस चीज़ को जो चिन्ह दिया था उसको दर्शाकर और सेकंड का उत्तर लिख दिया सरदार सरोवर बांध, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना एक बांध, तो नर्मदा नदी पर बना बांध सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो कहाँ दर्शाओगे? कहीं भी नहीं दर्शा दोगे, जहाँ नर्मदा नदी स्थित रहेगी वहीं पे ना, जहाँ सरदार सरोवर बांध रहेगा वहीं पे ना, तो यहीं पे सरदार सरोवर बांध है, ठीक। चलो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, ये चिन्ह दिया है, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो भाई दक्षिण भारत में प्रमुख नदी है, लेकिन देखो यहाँ पे दर्शाया गया है गोदावरी नदी को, तो गोदावरी नदी को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है, आप देख लो। यहाँ आंध्र प्रदेश में आप दर्शा सकते हो, यहाँ पे ये वाई से ऐसे, ठीक। बाकी कोई भी नदी आप मतलब दर्शा सकते हो, आपका मन, ऐसा नहीं गोदावरी को ही दर्शाना है। भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम, भारत का कोई भी एक जूट उत्पादक राज्य चिन्ह और नाम सहित आपको दर्शाना है। तो भारत में जूट उत्पादक राज्य में देखो आप याद रखना, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल उसका फर्स्ट स्थान है, तो इसलिए इसी को याद रखना। और पश्चिम बंगाल को ही मैंने दर्शाया है। देखो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा ये भाई ये क्या है, हम लोग का एरिया पश्चिम बंगाल का, ये वाला एरिया पूरा पूरा ये पश्चिम बंगाल का है भाई, ठीक है। तो इसी में मैंने दर्शा दिया है भाई। अब पश्चिम बंगाल में हर जगह लगभग जूट होता है, तो कहीं भी दर्शा दो, यहाँ बीचों बीच मैंने दर्शा दिया है, ठीक है।
ये देखो चीन और यहाँ पे लिख दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, राज्य का हमें नाम बता रहा है, शहर और का नाम नहीं पूछा है, राज्य का नाम पूछा है, इसलिए राज्य का नाम मैंने बताया है। यही पूछता कि भारत के किसी एक शहर का नाम बताइए जहाँ मतलब जूट उत्पादन होता है, तो भाई आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल का कोई भी एक शहर, जैसे आप कलकत्ता का ही ले लो, कलकत्ता के आसपास ऐसे दर्शा दो और कलकत्ता लिख दो, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद चौथे के बाद पांचवा प्रश्न क्या है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र में आप लोग कई सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जैसे कलपक्कम में काफ़ी फेमस है जो तमिलनाडु में है, लेकिन उसको याद मत रखो, आप यूपी का ही याद रखो, यूपी से हो भाई तो यूपी का ही याद रखो। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ पे नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो यहाँ पे देखो इस साइड में, पश्चिमी साइड में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, देखो इसको दर्शाया गया है। ये लखनऊ से बहुत दूर है अभी। ठीक है, पूरे मतलब पश्चिम एरिया में है। ठीक है, चलो तो ऐसे आप दर्शा दो और लिख दो भी, और नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, आपका ये इसका 1 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार दर्शाओगे तो आपको 5-5 10 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मैप का भी 10 प्रश्न, 20 हमने MCQ देख लिया, और बाकी मैं बता दिया कि आपका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप कैसे प्रश्न आएगा। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करना। बाकी हमारी जो ऐप है UPMSP स्टडी, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, इस ऐप को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, दोस्तों को बताना, लक्ष्य बैच के बारे में बताना मेरे दोस्त, लक्ष्य बैच के बारे में बताना। काफ़ी शानदार ये बैच है। अब तो इसको देखकर बहुत सारे लोग मेरा कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, पिछले साल किसी ने ये मतलब नहीं बैच लॉन्च किया था। ठीक है, केवल मैं लॉन्च किया था और सब देखे कि काफ़ी ये नीलेश अच्छा कर रहा है, तो अब तो इस साल कई लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पूरा कंटेंट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके पास पूरा कंटेंट नहीं है। ठीक है, बैच के नाम पे तो लॉन्च कर दिए, लेकिन कंटेंट नहीं है उनके पास। चलो मेरे भाई, तो चलो ये रहा हम लोग का ये पेपर। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।